हैप्पी प्रोग्रेस गाइस। सो तरक्की आपको मुबारक हो। तो प्रोग्रामिंग इज़ नॉट अबाउट टाइपिंग, इट्स अबाउट थिंकिंग। सो विचारों के समंदर है और हम उसके लुटेरे। तो शुरुआत करते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के लिए। सो ये जो कोर्स और ट्यूटोरियल्स का सेशन है वो इस तरह से बनाया गया है कि अगर किसी को सी प्रोग्रामिंग नहीं भी आती तो भी इसे वो फॉलो कर सकता है। लेकिन सजेशन यही रहेगा कि पहले सी प्रोग्रामिंग का पूरा ट्यूटोरियल अगर आप समझोगे तो ये समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। सो इसके बारे में भी वही रूल्स, वही कुछ मेथड ऑफ स्टडीज़ हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस, इसलिए जो भी सीखेंगे पूरा सीखेंगे, कंप्लीट सीखेंगे। इसमें एक वीडियो ट्यूटोरियल है कि आपको पहले एक वीडियो रेफ़र करना है जिसकी लेंथ कम से कम रखने की हमारी कोशिश है। पिछली बार 20 मिनट मैक्सिमम लिखा था, लेकिन वही वीडियो 29 मिनट्स का हो गया है। सो इसलिए लिखा नहीं इस बार। फिर है प्रैक्टिस प्रोग्राम्स। वीडियो होने के बाद नीचे आपको प्रैक्टिस प्रोग्राम दिए गए हैं। पिछली बार कुछ बच्चों ने पूछा हमारे पास कंप्यूटर नहीं तो हम क्या करें। तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आपके पास मोबाइल है। अगर मोबाइल है तो आप मोबाइल पे CPP ड्रॉइड या सी प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूट करने के कुछ एप्लीकेशंस है, वो डाउनलोड करें और वहाँ से आप वो एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर वो भी नहीं है तो एक अच्छा है कि आप किताब पे वो प्रोग्राम लिख लो और इसके आउटपुट्स का एक अलग से सेशन यहाँ पे ओपन करने वाले हम, तो आप उसमें से वो चेक कर सकते हो। फिर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो कि लेक्चर पे डिपेंडेंट है। इससे आपका वो लेक्चर भी क्लियर हो जाएगा और जो एक आध दूसरा टॉपिक आपका रह गया होगा वो भी उसमें से क्लियर हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या सीखने जा रहे हैं। पिछली बार भी ये क्वेश्चन हमने पूछा था, तो पिछली बार हमारा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस तरह से कुछ आंसर था। अभी वैसे इस बार थोड़ा सा अलग रहेगा। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम सीखने जा रहे हैं। सो लैंग्वेज का क्या मतलब है, जैसे पिछली बार भी डिस्कस किया था, इस बार भी थोड़ा सा रिवाइज करेंगे हम। व्हाट इज़ लैंग्वेज। सो लैंग्वेज इज़ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विथ प्री डिफाइंड मीनिंग। ठीक है, ये एक जनरल क्वेश्चन था एक्चुअली कि भाषा का क्या मतलब है। सो भाषा वही है जो हम बोलते हैं, जिसे हम कम्युनिकेशन करते हैं, और उसमें दूसरा कुछ नहीं होता। शब्दों का एक संच होता है, उसके कुछ पहले से तय वाले मीनिंग्स रहते हैं और वो हम कम्युनिकेट करते हैं। ये वर्ड्स कुछ स्पेसिफिक मैनर्स में अरेंज किए जाते हैं, तब जाके उसको कोई मीनिंग मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज़ कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है, तो बाइनरी है, आपको पता है। व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पे हमने पिछली बार भी बहुत सारा डिस्कशन किया था, इस बार भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ कलेक्शन ऑफ कीवर्ड्स विद प्री डिफाइंड मीनिंग। सो ये हमारे लिए ज़रूरी है। कीवर्ड्स है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब, और उसके भी पहले से मीनिंग्स डिफाइंड है, और ये भी कीवर्ड्स का अरेंजमेंट स्पेसिफिक होना चाहिए, तभी उसका एग्जीक्यूशन हो पाता है। सो हमें सीखना क्या है, हमें सीखना है कीवर्ड्स। पहले तो कीवर्ड सीखना है, फिर उसका ऑब्जेक्टिव सीखना है, और फिर उसका यूज़ हम कैसे करेंगे, जिसे टेक्निकली हम सिंटैक्स कहते हैं। अब आते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में नया क्या है। तो यहाँ से थोड़ी सी नई चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो पहले तो हम सी पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि सी प्रोग्रामिंग क्या है। तो सी प्रोग्रामिंग को टेक्निकल लैंग्वेजेस में एक प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर फंक्शनल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। ठीक है, और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग को प्रोसीजरल ओरिएंटेड, फंक्शन ओरिएंटेड प्लस ये एक नई चीज़ है OOP, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो हम इसे एक एग्जांपल के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। वैसे टेक्निकलिटीज़ में हम जब सारी प्रोग्रामिंग सीखेंगे तब इसके अलग अलग मतलब आपके सामने आने वाले हैं। तो हम फिर से वही कोड दोहराएंगे कि प्रोग्रामिंग इज़ नॉट अबाउट टाइपिंग, इट्स अबाउट थिंकिंग। कि आप कैसे सोचते हो उस पर निर्भर करेगा कि आपका प्रोग्राम कितना क्वालिटी है। तो ये भी उसी पे आधारित है। तो सी प्रोग्रामिंग में सोचने का तरीका और सी प्लस प्लस में एक सोचने का तरीका, इसमें ये डिफरेंस है। ये डिफरेंस क्या है, तो इसे एक थोड़ा सा अलग उदाहरण हम लेंगे। मान लो हम मूर्तियाँ बना रहे हैं। कोई भी फेस्टिवल आता है तो हम मूर्तियाँ हम नहीं बनाते, लेकिन जो भी है वो बनाते। थोड़ी देर के लिए हम समझेंगे कि हम वो बना रहे हैं।
तो मूर्तियाँ कोई भी हो सकती है, गणेश जी की मूर्ति हो सकती है, आप जिस भगवान को मानते हो उनकी मूर्ति हो सकती है। सो हम वो मूर्तियाँ बना रहे हैं, और वो मूर्तियाँ बनाने के लिए दो अलग अलग टेक्निक्स हैं। एक टेक्निक जो सी फॉलो करता है वो ये है कि वो मिट्टी लेगा, सी प्रोग्रामिंग, और हाथों से वो मूर्ति बनाने की कोशिश करेंगे। जिनके हाथ में वो स्किल है वो बहुत आकर्षक मूर्तियाँ बनाएंगे, और फिर उसको कलरिंग वगैरह किया जाएगा, ब्रशेस रहेंगे, और फिर वो मूर्ति बन जाएगी। ठीक है। सो इसमें हाथ से मिट्टी ली जाएगी और उसी को फिर गीला किया जाएगा और उसी को फिर आकार दिया जाएगा। ये है एक टेक्निक। दूसरा टेक्निक ये है कि हम पहले उस मूर्ति का साँचा बना लेंगे। ठीक है। और फिर वो साँचे में मिट्टी को भरेंगे और फिर साँचा खोलेंगे, हमारी मूर्ति तैयार। तो हमने पहले उस मूर्ति के ऑब्जेक्ट पर फोकस किया, उसको जैसी जैसी ज़रूरत है उस हिसाब से वो साँचा बनाया, और फिर हमारा काम और आसान हो गया। इसे ही हम कहेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपको एक ही मूर्ति बनानी है तो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज़ करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वैसे भी एक ही बनानी है तो साँचा बनाने का खर्चा क्यों। अगर आपको एक से ज़्यादा 10-20 से ज़्यादा मूर्तियाँ बनानी है तब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पढ़ोगे। तो ये वही है कि सी प्रोग्रामिंग में बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए गए, बहुत सारे लूप होल्स उसमें रह गए, बहुत सारे रिपीटेशंस हो रहे, प्रोग्राम हेवी हो रहा था, तो सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की कोशिश ओप्स ने की है। तो थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज, C++ इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। CPP is used to develop games, desktop apps, operating system, browsers and so on because of its performance. Okay, so इसका परफॉर्मेंस बहुत हाई है, इसलिए C++ प्रोग्रामिंग इन सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, आप बोलोगे इसका परफॉर्मेंस हाई क्यों है? तो एक मान लो कि और एक लैंग्वेज है, लेट्स सपोज जावा। इसके अदर भी लैंग्वेज है, जैसे कि कुछ ब्राउज़र बेस्ड लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट वगैरह वगैरह। तो ये सारे लैंग्वेज एक प्लेटफॉर्म पहले तैयार करते हैं। आप समझो एक प्लेटफॉर्म, ओके, उस प्लेटफॉर्म की एक स्पेसिफिक हाइट होती है, ठीक है, और उस प्लेटफॉर्म पे फिर वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। ठीक है। C++ प्रोग्रामिंग ये बहुत क्लोज्ड है ऑपरेटिंग सिस्टम के, एकदम चिपक के। ठीक है। दो गाड़ियाँ हैं, एक तो है बस, ठीक है, जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, ओके, उसका साइज़ बहुत है, उसके पैसेंजर्स बहुत ज़्यादा उसमें बैठ, और एक होती है कार जो एकदम ग्राउंड लेवल पे चलती है। ठीक है। सो अगर हम कंपैरिजन करें दोनों के स्पीड का, तो कार सबसे तेज़ चलेगी क्योंकि वो ग्राउंड को सबसे क्लोज चलती है, तो उसकी पलटने के चांसेस बहुत कम है। वो जब भी टर्न लेगा उसका स्पीड ही बहुत ज़्यादा है। वही बस का स्पीड इतना नहीं है। तो बस के अपने फ़ायदे हैं, कार के अपने फ़ायदे हैं, लेकिन C++ वो सारे फ़ायदों को भी ओवरटेक कर सकता है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो ऑपरेटिंग सिस्टम को क्लोजेस्ट है, सबसे नज़दीकी है, इसलिए उसका परफॉर्मेंस बहुत हाई है। इसलिए अभी भी बहुत सी कंपनियां अगर उनको कोई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाना है, वो क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, तो वो C++ को प्रेफर करते हैं। हाँ, ये भी एक चीज़ है कि C++ सीखने के बाद अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे बेस्ड है, जैसे कि जावा, पाइथन, ये सीखने में आपको बहुत आसानी जाएगी। सो इसलिए भी C++ सीखना ज़रूरी है। होगा और एक है, ठीक है। C++ हेल्प्स यू अंडरस्टैंड एन इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, हाउ कंप्यूटर स्टोर्स एंड रिट्राइव इंफॉर्मेशन। तो ये एक बेसिक है कि आप जैसे C++ प्रोग्रामिंग सीखते हो तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें थ्रू आउट समझ में आएंगी कि प्रोग्राम किस तरह से कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क है उसमें स्टोर डेटा रिट्राइव करता है, कैसे हम उसमें हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर करते हैं, मतलब पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल आर्किटेक्चर आपको C++ में प्रोग्रामिंग की वजह से समझ में आएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि आगे चल के आप उस पर बेस्ड उसको ध्यान में रखते हुए प्रोग्रामिंग कर सकते हो, तो है उसके अपने फ़ायदे हैं। तो ये हुआ हमारा C++ का इंट्रोडक्शन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। वो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ कंपाइलर। तो ये पिछली बार भी हमने डिस्कस किया था। कंपाइलर वह जगह है कि जहाँ पे हम हमारा प्रोग्राम टाइप करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, चेक करेंगे। इसमें इस बार हम छोटा सा एडिशन ये कर देते हैं, ठीक है। कंपाइलर को एक ऑप्शन होता है एनवायरनमेंट, ठीक है। कंपाइलर क्या है? कंपाइलर
सिर्फ हमारा प्रोग्राम चेक करके उसका आउटपुट हमें बता रहा है। इट्स नॉट एन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मतलब एनवायरनमेंट, ठीक है, जहाँ पे प्रोग्राम रन होगा, रियली एग्जीक्यूट होगा। ओके, सो हम जैसे अभी आगे जाएंगे, लेट्स सपोज जावा हम सीखेंगे, तो उसके लिए हमें कंपाइलर से भी ज़रूरी होता है कि उसका पहले एनवायरनमेंट सेट करना होता है, ठीक है। ये एनवायरनमेंट हमें क्या करता है कि इस कंप्यूटर में बेस्ड कुछ इनबिल्ट फैसिलिटीज़ को एक्सेस करने का मौका देता है। जैसे कि इस एनवायरनमेंट की वजह से हम हमारे प्रोग्रामिंग्स के थ्रू इस पे अटैच्ड कुछ डिवाइसेस को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हम जावा का एनवायरनमेंट इंस्टॉल करेंगे और वो एनवायरनमेंट हमें अलाउ करेगा कि इस कंप्यूटर को अटैच्ड कोई अलग सा डिवाइस जैसे कि प्रिंटर, उसको हम एक्सेस कर सकेंगे और उसमें कुछ एडिशनल फीचर दे करके मान लो प्रिंटिंग का कुछ अलग फैसिलिटी उसमें ऐड कर सकते हैं। उस जावा के प्रोग्राम के ज़रिए हम स्पीकर एक्सेस करके उसमें गाने प्ले कर सकते हैं। जावा के उस एनवायरनमेंट की वजह से मान लो कोई वेब कैमरा है तो उस वेब कैमरा में इमेज कैप्चर करके और फिर उसका कुछ फेस डिटेक्शन वगैरह लगा के उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब ऐसे एनवायरनमेंट के अपने फ़ायदे हैं। तो आप बोलोगे C++ का एनवायरनमेंट, तो इसका भी एनवायरनमेंट अवेलेबल है, लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं है कि हम बेसिक प्रोग्रामिंग कंपाइलर से भी सीख सकते हैं, तो एनवायरनमेंट में जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का डायरेक्ट कंपाइलर आता ही नहीं है, तो कंपाइल हो ही नहीं पाता, तो इसलिए उसका एनवायरनमेंट इंस्टॉल करना मैंडेटरी है। तो ये एनवायरनमेंट हम आगे चल के वैसे भी सीखने वाले हैं। तो अभी के लिए हम कंपाइलर पे आते हैं। कंपाइलर हम ये यूज़ करेंगे, इसका लिंक पिछले सी के पहले लेक्चर में दिया वाला है, तो आप वहाँ से जाओ, सर्च करो और वो डाउनलोड करो। सो इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैं रन करूँगा तो ये है हमारा कंपाइलर स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट टर्बो C++ है, फिर टर्बो C++ 4.5 यहाँ पे भी है टर्बो C++। डबल क्लिक करेंगे हम तो ये रन हो जाएगा। तो यह आया हमारा कंपाइलर। यहाँ पे हम टाइप करेंगे सबसे पहले हमारी पहली लाइन, वो है #include, फिर कुछ इस तरह से टाइप किया, फिर ये टाइप किया। तो हम अभी टाइप करेंगे, हमें पता नहीं ये क्या है। तो हम अब चेक करेंगे कि हमने जो भी टाइप किया सही किया या कुछ ऐसे ही। तो प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, प्रोजेक्ट मेनू यहाँ पे नीचे से 3 नंबर का एक ऑप्शन है कंपाइल, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे वो कंपाइल का स्टेटस बता रहा है, स्टेटस है सक्सेस। आपने जितने भी लाइंस किए वो बता रहा है। एरर्स बता रहा है कि 0 है और ये हमारे लिए ज़रूरी है कि एरर 0 है, वी कैन एग्जीक्यूट नाउ। डिबग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक रन का बटन है, इसका शॉर्टकट की हम ध्यान में रखेंगे। कीबोर्ड पे कंट्रोल की है और फिर F9, कंट्रोल प्रेस करके F9 प्रेस करेंगे तो आउटपुट हमें आ जाएगा। तो ये है हमारा आउटपुट, ये 5 लाइन होगा, इतना आउटपुट आया है। सो हेलो वर्ल्ड। अब हम समझेंगे लाइन बाय लाइन। तो ये पहली लाइन जो है ये हेडर लाइन है, तो यहाँ पे हमने कुछ हेडर के फाइल इंक्लूड किए हैं। सो ये कीवर्ड्स के बारे में हमने सी के पहले लेक्चर में डिस्कशन किया है। हैश एक प्री प्रोसेसर है, ठीक है, इसमें इंक्लूड का स्पेलिंग स्टोर होता है। इंक्लूड ये फाइल ऐड करता है, ये फाइल एक डिक्शनरी की तरह काम करता है। उस डिक्शनरी में ये सारे कीवर्ड स्टोर्ड है और इसका सिंटैक्स वगैरह सारी चीज़ें स्टोर्ड है। तो हमने मान लो ये टाइपिंग किया तो वो इस फाइल से चेक करेगा और सही है तो सही है, जो आउटपुट है उसका वो बताएगा। ये वो फाइल। अच्छा, ये फाइल्स का फुल फॉर्म है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। तो इसमें थोड़ा सा चेंज इन्होंने दिया है, इस चेंज के बारे में हम थोड़ा फाइल हैंडलिंग में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए हम इसे स्किप करते हैं। सो आप ऐसा समझ लेना कि हमारा 70% प्रोग्राम इस एक फाइल से, इस एक डिक्शनरी से या फिर इस एक हेडर फाइल से चलने वाले हैं। सो 70% कमांड इसमें से हमें 70% कमांड्स हमारे इसी में से है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ मेन। तो मेन एक सेल्फ अकम्प्लिश्ड मॉड्यूल है। सो वो खुद में पूरा है, ठीक है, वो एक चीज़ रन करेगा और फिर कंप्लीट करेगा। अच्छा, इसको हमने पिछली बार एक और नाम दिया था कि मेन क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। बहुत सारे फंक्शन आएंगे लेकिन मेन उसमें सबसे मेन है, ठीक है। तो इसे हमें इसी तरह से लिखना है।
फिर एक करली ब्रैकेट स्टार्ट किया, फिर एंड किया। तो ये इसका बॉडी है, इसके बॉडी में हम जितने भी फंक्शंस वगैरह एग्जीक्यूट करेंगे वो आउटपुट की स्क्रीन पे हमें दिखाई देने वाले हैं। तो जो भी इसके अंदर है वही सिर्फ आउटपुट की स्क्रीन पे आने वाला है। इसके बाहर भी बहुत सी चीज़ें होगी, लेकिन वो डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल नहीं है। सिर्फ मेन के अंदर जो है वो डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल है। और अब हमने इसमें एक दिया सी आउट, तो ये है स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम फंक्शन। तो इसे फंक्शन कहना थोड़ा सा उचित नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन का आइडेंटिटी हमने पिछली बार देखा था कि उसमें एक ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट एंड होना ज़रूरी होता है, लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल किया है। तो पहले तो सी प्रोग्रामिंग में प्रिंटएफ फंक्शन यूज़ करते थे, तो प्रिंटएफ में 6 कैरेक्टर्स थे और यहाँ पे 4 है, मतलब 2 का सेविंग है। मजाक कर रहा था, ओके, लेकिन फिर भी है 2 का कैरेक्टर सेविंग है। उसमें ब्रैकेट यूज़ किया था, यहाँ पे एक इंसर्शन ऑपरेटर ऐड किया है, ठीक है। इसे बहुत सारे नामों से जान सकते हो आप, इसे लेस देन ऑपरेटर भी कह सकते हो, लेकिन टेक्निकल इसे इंसर्शन ऑपरेटर या फिर स्टैंडर्ड आउटपुट ऑपरेटर बोल सकते हो आप। तो स्टैंडर्ड आउटपुट ऑपरेटर ऐड करो, फिर डबल कोट आपको देना है, और इसके बाद कोई स्ट्रिंग, और फिर स्ट्रिंग कंप्लीट करने के लिए डबल कोट कंप्लीट करेंगे, सेमीकोलन, और फिर रन करने के बाद आपको ये आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। डबल कोट दे करके और एक वर्ड ऐड करेंगे, डीबग करेंगे, रन करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट सी आउट की वजह से नेक्स्ट लाइन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो हमें चाहिए दूसरी लाइन। सो इन ऑर्डर टू गेट दैट, हमें हेलो वर्ल्ड के बाद ये एक एस्केप सीक्वेंस ऐड करना है। तो हम जैसे /n ऐड करेंगे तो आउटपुट के स्क्रीन में, आउटपुट स्ट्रीम पे वो दूसरी लाइन ऐड कर देगा। अच्छा, हमने ये 2 बार किया तो क्या होगा, 2 बार वो नीचे आएगा। अच्छा, हे के पहले कर दिया तो, और एक बार। अच्छा, गाइस के पहले किया तो गाइस नीचे आ जाएगा। सो हम जहाँ चाहे जितनी बार चाहे ये ऐड कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा एस्केप सीक्वेंस, ठीक है। तो ऐसे और कितने एस्केप सीक्वेंस हैं हम इसी में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे और एक वर्ड हम ऐड करेंगे, हैप्पी प्रोग्रेस, ठीक है। और जैसे रन करेंगे तो हमें कुछ बता रहा है वो हैप्पी प्रोग्रेस इस तरह से। तो हमें करना ये है कि इस प्रोग्रेस के पहले डबल कोट ऐड करना है और प्रोग्रेस के बाद भी डबल कोट ऐड करना है, ठीक है। तो हम हमारा पहला अटेम्प्ट करते हैं कि डबल कोट हमने टाइप करके रन करना चाहा, लेकिन वो उसको गलत बता रहा है, वो बता रहा है एक एरर है इसमें। तो अब क्या करें, तो अब हम एस्केप सीक्वेंस फॉलो करेंगे कि हमें डबल कोट प्रिंट करना है, तो आपको एक बैकस्लैश उसके पहले देना है। सो हम बैकस्लैश और फिर डबल कोट, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी एक बैकस्लैश। तो ये आया हमारा डबल कोट। और एक /n ऐड करेंगे हम। नीचे हमने नेम टाइप किया, डबल कोट /n, यहाँ पे मोबाइल इस तरह से कुछ लिखा और मोबाइल नंबर डाला, सेमीकोलन दिया, रन किया। तो हमारा अभी रिक्वायरमेंट ये है कि नेम के आगे ये जो डबल कोट है, डबल कोलन है, तो इस कोलन के नीचे ये नीचे वाला कोलन आना चाहिए, मतलब एक के नीचे एक आने चाहिए वो। सो हम इस कोलन से पहले /t ऐड करेंगे, इसके पहले भी /t, 7 इसके पहले भी, इसके पहले भी। तो /t का मतलब होता है टैब, और वो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। तो नेम देखो, एक के नीचे एक, एकदम अलाइंड सारी चीज़ें हो गई है। तो ये हुआ हमारा /n /t डबल कोट। और एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे हम। यहाँ पे हम बिना डबल कोट का कुछ टाइप करके देखेंगे। जैसे कि हमने टाइप किया है प्रगति, ठीक है। सो डिबग करेंगे, रन करेंगे, वो इसको एरर बता रहा है, गलत बता रहा है, और है भी गलत, इसलिए वो बता रहा है कि
अनडिफाइंड सिंबल प्रगति, ठीक है। तो हम इसे कट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बिना डबल कोट के हमने लिखा है कुछ इस तरह से। अब हम देखते हैं रन होगा या नहीं होगा। रन हो गया, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मिस कर गए, /n/n/n। ये देखो 1 4 3, ठीक है। सो बिना डबल कोट के भी ये एग्जीक्यूट हुआ। सो ऐसा नहीं है कि बिना कोट के भी डबल एग्जीक्यूट हुआ है ये। सो ये इसका मोड है। तो बिना डबल कोट के ये होता है वेरिएबल मोड में, ठीक है। तो 143 इज़ नॉट ए स्ट्रिंग, उसके लिए ये एक नंबर है और वो उसने एज अ वेरिएबल ट्रीट करके प्रिंट किया है, ठीक है। वही अगर कोई टेक्स्ट हम टाइप करते हैं तो पहले तो वो देखता है कि ऐसा कोई आइडेंटिफायर है या नहीं है। तो हमारे पास फ़िलहाल तो कोई आइडेंटिफायर नहीं है, इसलिए वो बोल रहा है कि अनडिफाइंड सिंबल। तो जैसे हम आगे चल के वेरिएबल सीखेंगे उसमें भी हम ये देखने वाले हैं। तो अभी के लिए अगर हमने डबल कोट टाइप किया और उसमें कुछ टेक्स्ट टाइप किया तो वो हुआ स्ट्रिंग। अच्छा, उसके अंदर 143 टाइप किया तो क्या होगा, तो भी वही प्रिंट होगा, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। क्या फ़र्क है वो भी देखते हैं। तो इसमें हमने टाइप किया है कुछ 10 + 50, ठीक है। /n करेंगे हम, नीचे सी आउट, यहाँ पे वही लिख दिया 10 + 50, सिर्फ नंबर्स ले रहे हैं हम। अब /n ऐड करेंगे, अब देखते हैं दोनों का डिफरेंस। तो डबल कोट में जो टाइप किया हमने 10 + 50 वो एज अ स्ट्रिंग 1 0 + y 0 और सेकेंड लाइन नेक्स्ट लाइन इस तरह से प्रिंट हो। नीचे जो किया 10 + 50 उसका एडिशन उसने बता दिया, उसको वेरिएबल ट्रीट किया, उसका वैल्यूज़ कंसिडर किया और फिर उसका प्लस ऑपरेटर की हेल्प से एडिशन कर दिया। सो ये हुआ हमारा सी आउट का फंक्शन। अच्छा, हम इसे इंटीग्रेट भी कर सकते, दोनों को एक साथ कर सकते, देखते हैं। तो ये सी आउट बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे /n की जगह पे = ऐड करेंगे और हमें यहीं पे लिखना है। तो हमें और एक बार वो इंसर्शन ऑपरेटर देना है, ठीक है, क्योंकि उसका मोड चेंज कर रहे हैं हम। ये स्ट्रिंग मोड है डबल कोट के अंदर, और इसके बाद बिना डबल कोट के वेरिएबल मोड है। बिना डबल कोट का ये इस तरह से प्रिंट आएगा। तो 10 + 50 = 60। अच्छा, हम इसमें प्लस की जगह कुछ और डाल सकते हैं क्या, या हम माइनस डालेंगे, ठीक है। अच्छा, अब 10 + 50 का आंसर वो -40 बता रहा है, ठीक है। अब ये भी समझ गए कि ये जस्ट एक प्रिंटिंग है, इसका और इसके आंसर का कोई रिलेशन नहीं है। डिवाइड करेंगे 0 आएगा, इंटू करेंगे 500 आएगा। सो इस तरह से ये आउटपुट हमारे आए हैं। तो हमने क्या क्या सीखा, पहले तो रेगुलर सी आउट आपको जैसे कि वैसा टाइप करना है, इसमें कोई एडिशनल स्पेस नहीं देना है, सी कैपिटल मत लिखना, छोटा ही रहना दो। फिर एक इंसर्शन ऑपरेटर आएगा, डबल कोट के अंदर जितना भी स्ट्रिंग टाइप करोगे वो डबल कोट कंप्लीट, फिर सेमीकोलन, फिर /n मतलब दूसरी लाइन, /t मतलब टैब, डबल कोट यानी कि डबल कोट प्रिंट होगा आउटपुट की स्क्रीन के लिए। और फिर नंबर्स के लिए हम इस तरह से डायरेक्ट टाइपिंग करेंगे और छोटे मोटे कैलकुलेशंस आप ऐसे आउटपुट में दिखा सकते हो। लेकिन इसको करने के अलग बहुत सारे तरीके हैं, हम वो देखेंगे। सो पहले तो आपको ये प्रोग्राम अगर आप लिख सकते हो तो ऐसे कैसे आप करके देखो। इसके अलावा आपको एक प्रोग्राम करना है, उस प्रोग्राम का आउटपुट कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, तो ये एक आउटपुट और एक सिंपल बायोडाटा जैसे हमने सी में बनाया था वैसे यहाँ पे भी बनाओ। आपको सी आउट का प्रैक्टिस हो जाएगा इसमें, और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे। तो ये 2 प्रोग्राम्स और ये तीसरा वाला, और इसके अलावा इसके नीचे जो भी प्रोग्राम दिए गए उसका आउटपुट भी आपको एक बार ट्राई करना है। नोटबुक पे ट्राई करो और फिर बाद में
आंसर शीट के साथ मैच कर लेना. सो थैंक यू गाइस.